को आड़े हाथों लिया है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को माफी तो मांगनी ही होगी। उन्होंने आरोप लगाया कि राहुल गांधी राष्ट्र विरोधी टूल किट का एक स्थायी हिस्सा बन गए हैं। आप भी सुने। मजबूत भारत, सशक्त लोकतंत्र और निर्णायक सरकार से भी भारत विरोधी लोगों को हमेशा दिक्कत और तकलीफ रही है। दुर्भाग्य की बात यह है कि इन देश विरोधी गतिविधियों में देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस पार्टी भी अब शामिल हो गई है। जनता द्वारा बार बार नकार दिए जाने के बाद अब राहुल गांधी इस देश विरोधी टूल किट का परमानेंट हिस्सा बन गए हैं। एक ओर आज भारत जहां प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी आर्थिक महाशक्ति बन रही है, वहीं जहां G20 की बैठक आज भारत में हो रही है, वहीं दूसरी ओर राहुल गांधी विदेशी धरती पर देश का अपमान कर रहे हैं, सदन का अपमान कर रहे हैं, देश की पूर्ण बहुमत से चुनी हुई सरकार का अपमान कर रहे हैं और देश के 130 करोड़ जनता का अपमान कर रहे हैं। ये देशद्रोहियों के हाथों को मजबूत करना नहीं है तो और क्या है। राहुल गांधी जी, आपने विदेश की धरती पर कहा कि भारत में लोकतंत्र खत्म हो गया है और यूरोप और अमेरिका इसमें दखल देना चाहिए। इससे शर्मनाक बात क्या हो सकती है। किसी दूसरे देश से भारत के आंतरिक मामलों में दखल देने की मांग करना भारत की संप्रभुता पर हमला है। मैं राहुल गांधी से जानना चाहता हूं कि यूरोप और अमेरिका को भारत के आंतरिक मामलों में दखल देने के लिए उकसाने के पीछे उनकी मंशा क्या है। राहुल गांधी की आदत हो गई है, विदेश जाएंगे तो भारत के लोकतंत्र, भारत की जनता, 140 करोड़ की भावनाओं, संवेदनशीलता का अपमान करेंगे। राहुल गांधी हैज मेड इट इनटू ए हैबिट टू डिरेल इंडियन डेमोक्रेसी, क्रिटिसाइज इट and demean it। आज भारत के लोकतंत्र को किसी ने अपमानित किया है, डिमीन किया है, तो वो है राहुल गांधी। ये मैं बहुत विनम्रता से कहना चाहता हूं और इसका जवाब नहीं दिया उन्होंने आज अपने प्रेस में। बाकी भाषण बहुत किया उन्होंने, आज उन्होंने प्रेस में ऐसी कोई बात नहीं की कि उन्हें खेद है जो उनके द्वारा कहा गया। लोकसभा में 5वें दिन ही कार्यवाही शुरू होने के 20 मिनट बाद ही खत्म हो गई। सदन में नारेबाजी के चलते अध्यक्ष ओम बिरला ने लोकसभा को सोमवार तक के लिए स्थगित कर दिया। कांग्रेसी सांसद राहुल गांधी को बोलने दो के नारे लगा रहे थे, जबकि बीजेपी पिछले 4 दिनों से राहुल गांधी के कैम्ब्रिज वाले बयान पर माफी की मांग कर रही है। राज्यसभा भी सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी गई है। और इस बीच बड़ी खबर सामने आ रही है। दरअसल मनीष सिसोदिया की फिर से मुश्किलें बढ़ गई हैं। सिसोदिया को लेकर ईडी ने कई नए खुलासे किए हैं। सिसोदिया की कोर्ट में पेशी हुई है। ईडी ने मांगी है 7 दिन की रिमांड और कहा है कि अभी और पूछताछ करनी बाकी है। दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की रिमांड खत्म होने के बाद ईडी ने आज राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया है। ईडी ने कोर्ट से सिसोदिया की रिमांड 7 दिन के लिए और मांगी है। ईडी के वकील ने कोर्ट को बताया कि सिसोदिया की दिल्ली के आबकारी विभाग के आलोक श्रीवास्तव से कन्फ्रंट कराया गया है। सिसोदिया से और
पूछताछ करनी बाकी है। ईडी ने इसलिए 7 दिन की और रिमांड मांगी है। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज ने शुक्रवार को कहा कि सरकार ने अधिकारियों को राष्ट्रीय राजधानी में इन्फ्लुएंजा वायरस के मामलों का पता लगाने के लिए शीघ्र जांच करने के निर्देश दिए हैं। तो वहीं सौरभ भारद्वाज ने मीडिया से बात करते हुए आगे कहा कि इन्फ्लुएंजा वायरस के मामले मार्च के अंत तक आमतौर पर कम हो जाते हैं, लेकिन इस बार देश के कई हिस्सों में बड़ी संख्या में इसके मामले सामने आए हैं। ये इन्फ्लुएंजा का मौसम होता है और जनरली इस तरीके का इन्फ्लुएंजा जो है पूरी दुनिया में चलता है और सीजनल इन्फ्लुएंजा होता है। H1N1 और H3N2 इन्फ्लुएंजा इस वक्त जो है हिंदुस्तान में काफ़ी फैल रहा है और जनरली इसके 2 पीक आते हैं। एक पीक आता है जनवरी से लेकर मार्च तक, दूसरा पीक आता है इसका मॉनसून के ख़त्म होने पे। ये वाला जो पीक है इसकी एक्सपेक्टेशन ये रहती है कि मार्च ख़त्म होते होते ये डिक्लाइन हो जाता है। इस बार देखने में आ रहा है कि काफ़ी पेशेंट्स इन्फ्लुएंजा के आ रहे हैं और जिन लोगों को पहले लंग्स में या अस्थमा की या कोरोना की बड़ी सीवियर रही, उनको इसका ज़्यादा असर हो रहा है। जनरली इसके अंदर फीवर आ रहा है, कफ है, सोर थ्रोट है, रनी स्टफी नोज है, मसल एंड बॉडी एक, हेडेक। संसद में आज भी कांग्रेस नेता राहुल गांधी को लेकर हंगामा होता देखा गया। संसद के मौजूदा सत्र में राहुल गांधी पहली बार शामिल हुए। वहीं बीजेपी राहुल से इस्तीफे की मांग करती हुई नजर आई। हालांकि इस दौरान केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने साफ ये कह दिया कि कोई देश को गाली देगा तो बीजेपी चुप नहीं रहेगी। आप भी सुने। कांग्रेस पार्टी किस परिस्थिति में है ये उनका अंदरूनी मामला है और राहुल गांधी के वजह से अगर कांग्रेस डूबता है तो हम उसमें कोई रुचि नहीं रखता है। अगर कांग्रेस पार्टी को राहुल गांधी ने डुबा दिया, बर्बाद कर दिया, तो हमारे लिए ये कोई रुचि का विषय नहीं है। लेकिन अगर वो देश को डुबाने का काम करेगा, देश को नुकसान कराने का काम करेगा, तो इस देश का नागरिक होने के नाते हम चुपचाप नहीं बैठ सकते हैं और हम लोकतंत्र के मंदिर में देश के लिए काम करते हैं। उस लोकतंत्र के पार्लियामेंट के मेंबर होने के नाते अगर हम चुपचाप बैठेंगे, कोई देश को गाली देगा तो ये देश कभी माफ नहीं करेगा। देश ने देख लिया कांग्रेस के नेतृत्व को और देश ने नकार दिया है। तो देश के वासी अगर राहुल गांधी को, कांग्रेस पार्टी को सपोर्ट नहीं करते हैं तो ये हमारा गलती नहीं है, पार्लियामेंट का भी गलती नहीं है। लेकिन क्योंकि देश के लोगों ने कांग्रेस को नकार दिया है, राहुल गांधी को नकार दिया है, तो इसका मतलब ये नहीं होना चाहिए कि देश को ही बदनाम करे, हमारे लोकतंत्र व्यवस्था को गाली दे, हमारे पार्लियामेंट संसद को नीचा दिखाने के लिए विदेश में जाकर के अनाप शनाप बातें करे। ये हम कभी भी मंजूर नहीं करेंगे और हम चुपचाप नहीं बैठेंगे। एंटी इंडिया फोर्सेस है, जितना भी भारत के विरोधी ताकतें हैं वो सबका भाषा एक है। आप गौर कीजिए, जितना भी एंटी इंडिया फोर्सेस के गैंग मेंबर्स हैं वो एक लाइन में बात करते हैं। जो श्रीमान राहुल गांधी बोलते हैं वही भाषा भारत के अंदर और भारत के बाहर जितना भी देश के विरोध में काम करते हैं वही भाषा बोलते हैं। इसलिए जब हमने पार्लियामेंट में भी इस बात को कही थी कि
रूल के तहत देश के अंदर में जो भी बहस होना है, हम डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी के अंदर में जो भी प्रावधान है उसी के तहत हम लोग काम करेंगे। हम लोग सत्ता में अपने आप नहीं आए, मोदी जी अपने मर्जी से प्रधानमंत्री नहीं बने हैं। हमारे लगभग 140 करोड़ का आशीर्वाद से मोदी जी इस देश का प्रधानमंत्री बने हैं और आज पूरा दुनिया कह रहे हैं कि मोदी जी का विचार, मोदी जी का दूरदृष्टि और मोदी जी का काम करने का तरीका ये देश के लिए और दुनिया के लिए मिसाल है। ये सब मानते हैं, ये हम नहीं कह रहे हैं, लेकिन उस प्रधानमंत्री को भी अनाप शनाप बात करके बदनाम करने का कोशिश करते हैं। हमारे पार्टी, हमारा नेता और पॉलिटिकल आइडियोलॉजी में अगर कुछ डिफरेंसेस होता है तो हमारे खिलाफ बोलते हैं तो चलता है, लेकिन भारत के खिलाफ अगर कोई बोलेगा तो हम लोग चुप नहीं रहेंगे। इसलिए ये बहुत क्लियर होना चाहिए कि राहुल गांधी देश के सामने में और लोकसभा में लोकसभा चुनाव को धार देने के लिए आज शुक्रवार को समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव कोलकाता पहुंचे हैं। बता दें कि कोलकाता में समाजवादी पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हो रही है, जिसमें शामिल होने के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव वहां पहुंचे हैं। कोलकाता पहुंचने के बाद अखिलेश यादव ने बड़ा बयान दिया। बता दें कि यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव सपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में शामिल होने के लिए कोलकाता पहुंचे हैं। अखिलेश का पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष किरणमय नंदा ने स्वागत किया और विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। बता दें कि समाजवादी पार्टी की ओर से 18 और 19 मार्च को कोलकाता में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बुलाई गई है, जिसमें सपा अध्यक्ष शामिल होंगे। माना जा रहा है कि इस बैठक में सपा बीजेपी के खिलाफ विपक्ष की एकजुटता और लोकसभा चुनाव को लेकर रणनीति तैयार करेगी। इस दौरान वो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से भी मुलाकात करेंगे। लगातार पॉलिटिकल है, यहाँ तो चलो कम लोग जेल में हैं। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के बहुत सारे विधायक नेता जेल में झूठे मुकदमों में, और भारतीय जनता पार्टी जिस दल से घबरा जाती है उसके घर ईडी। यूपी के कन्नौज से खबर है। दरअसल बताते चले कि उत्तर प्रदेश के कन्नौज में बिजली कर्मचारियों ने 3 दिन की हड़ताल शुरू कर दी है। तो वहीं इस दौरान विद्युत कर्मचारियों के द्वारा अलग अलग जगहों पर हड़ताल और नारेबाजी की गई। वहीं दूसरी ओर सरकार ने इस मुद्दे पर सख्त रुख इख्तियार किया है। मांगे थे जो हमारी पहले दिसंबर में भी इस बारे में हड़ताल चली थी हम लोग की, जिसमें माननीय ऊर्जा मंत्री से 3 दिसंबर को समझौता भी हुआ था। अब हम लोग जो हड़ताल कर रहे हैं ये मुख्यालय पे है, सर्कल ऑफिस है हमारा। यहाँ पे हमारी मांग यही है कि जो हमने 3 दिसंबर 2022 को समझौता किया था माननीय ऊर्जा मंत्री से, उसको अमल में लाया जाए। इसके लिए अभी कोई सहमति नहीं बन पा रही है ऊर्जा मंत्री से। बाकी हमारा केंद्रकारी जो पदाधिकारी हैं वो वहाँ पे लखनऊ से जैसा निर्देश करेंगे वैसा आगे किया जाएगा। फिलहाल हमारा 16 तारीख 2 पीरियड छोड़ के बाकी सब चल रहा है। घुघरापुर और तालग्राम में थोड़ी समस्या आई है, तो अभी 2-1 घंटे में उसको अटेंड कर लेंगे। नगर क्षेत्र का हमारा बहादुरपुर उज्जैना करके एक गुजर है, उसमें रात में आंधी और पानी आने से वो डिस्टर्ब हुआ है, तो कोई कॉन्ट्रैक्चुअल स्टाफ के माध्यम से हम उसको अटेंड करा रहे हैं। तो फिलहाल ये अभी ठीक है, और जो कर्मचारी हमें सहयोग कर रहे हैं उनके माध्यम से जो समस्याएँ आ रही हैं उसको अटेंड कर रहे हैं। मुझे लगता है धीरे धीरे ये। तो वहीं यूपी में बिजली कर्मचारियों के द्वारा हड़ताल पर ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान ऊर्जा मंत्री ने कहा कि बाधा डालने वाले की पहचान की जाएगी। ऐसे समय में सभी लोग धीरज रखें। आप भी सुने। हमारे विद्युत कर्मचारियों के कुछ संगठन हड़ताल पे चल रहे हैं, और आज एक तरह से तीसरा दिन उनका, अगर समग्र कार्यक्रम की दृष्टि से देखा जाए तो आज तीसरा दिन चल रहा है। मैं राज्य की जनता को, विद्युत उपभोक्ताओं को अपनी पूरी
पूरे विभाग की ओर से यूपीपीसीएल और उसके सभी घटक जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनकी ओर से राज्य की जनता को आश्वस्त करना चाहता हूं कि विद्युत की व्यवस्था बिल्कुल नियंत्रण में है, बिल्कुल ठीक है। यानी जैसे ही ध्यान में आता है वैसे ही किया जा रहा है, लेकिन सप्लाई और डिमांड और स्थानीय आपूर्ति सारी बातें हमारे संपूर्ण नियंत्रण में है, कहीं कोई चिंता की बात नहीं है। जनता से मैं ये भी निवेदन करूंगा कि ये थोड़ी समस्या की घड़ी अवश्य है, चुनौती की घड़ी अवश्य है। ऐसे समय में धीरज और संयम बनाए रखें। हम जल्दी ही इस परिस्थिति से निकल करके और बहुत अच्छे ढंग से निकल करके आएंगे। जनता से एक और निवेदन करना है, जनता से और जनप्रतिनिधियों से विशेष रूप से, कि जो कर्मचारी इस परिस्थिति में सरकार के साथ हैं, जनता की सेवा करना चाहते हैं, अपनी जो जिम्मेदारियां हैं, अपने कर्तव्य को, अपनी ड्यूटी को निभाना चाहते हैं, उनको कोई रोके नहीं, उनको कोई परेशान न करे। इसका ध्यान स्थानीय लोग, स्थानीय जनता और स्थानीय हमारे जनप्रतिनिधि भी, या एमपी हो या मंत्रीगण हो, सभी हमारे जो स्थानीय पदाधिकारी होते हैं, पंचायतों के, नगर पालिकाओं के पूर्व जो पदाधिकारी हैं, उन सब से भी मेरा निवेदन है कि उनको सहयोग करें उनका काम करने में, कि साथ ही हमारे काम में विघ्न डालने वाले लोगों को भी पहचाने, उनसे सतर्क रहे, उन्हें इस तरह के अवसर, इस तरह का काम न करने दें। भरसक कानून अपने हाथ में लेने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन उन्हें जहां तक हो सके वहां ऐसा कोई कृत्य करने से रोकें जिससे विद्युत आपूर्ति में बाधा पहुंचती हो। कल रात में कुछ ऐसे हमारे ध्यान में ऐसी वारदातें, ऐसी घटनाएं आई हैं कई जिलों में कि जहां कुछ विद्युत कर्मियों ने ही जाकर के तार और हमारे फीडर्स को नुकसान पहुंचाया है। गन्ने का डंठा फेंक करके और पूरी लाइन बर्स्ट करने की कोशिश की गई है। मैंने उस फोटो वीडियो को हमने ट्वीट भी किया है। ऐसी घटनाएं अगर होंगी तो कहीं वो व्यक्ति हो, चाहे वो जंगल में हो, देवरिया के किसी जंगल में से लाइन पास हो रही थी, वहां जाकर के लाइन को बर्स्ट करने का प्रयास किया गया। लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा, जंगल में हो, आसमान में हो, पाताल में हो, हम उनको ढूंढ निकालेंगे। जो भी ऐसा कृत्य कर रहा है उसके खिलाफ कार्रवाई अवश्य की जाएगी और जितनी कड़ी से कड़ी कार्रवाई संभव होगी वो की जाएगी। मैं इसीलिए आज हमारे डीजी विजिलेंस जो आईपीएस के वरिष्ठ अधिकारी रहे हैं, उनको भी मैंने आज इसीलिए आमंत्रित किया है कि ऐसी घटनाएं जहां जहां हो रही हैं, वो स्थानीय पुलिस तो काम कर ही रही है, लेकिन यहां से भी उस पूरी बात का वो कोऑर्डिनेशन करें कि ऐसी घटनाएं जहां हो रही हैं, ऐसे तत्वों के विरुद्ध एक्शन लिया जा सके। लखनऊ से खबर है, बताते चले कि चयनित होम्योपैथिक फार्मासिस्ट अभ्यर्थियों के द्वारा 4 साल से लंबित फार्मासिस्ट भर्ती में नियुक्ति न होने के संबंध में अपनी मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन किया गया। इस दौरान विरोध प्रदर्शन करने सभी अभ्यर्थी विधानसभा पहुंचे, जहां पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। होम्योपैथिक फार्मासिस्ट अभ्यर्थियों की मांग है कि आयोग और शासन के द्वारा ईडब्ल्यूएस केस निस्तारण के लिए नियुक्ति महाधिवक्ता, अपर महाधिवक्ता और मुख्य महाधिवक्ता केस की सुनवाई के दौरान न्यायालय में उपस्थित होकर फार्मासिस्ट भर्ती को कोर्ट के समस्त वाद विवादों से मुक्त कराते हुए नियुक्ति प्रक्रिया जल्द से जल्द शुरू करें, जिससे समस्त चयनित अभ्यर्थी अपने परिवार का उचित भरण पोषण कर सके। हम लोगों का ये है कि हमारी नियुक्ति 2019 से पेंडिंग पड़ी हुई है। अंतिम चयन सूची नवंबर 2021 में आ चुकी है, परंतु कुछ असफल अभ्यर्थियों द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में केस किया गया, वहां से भी निस्तारित हो चुका है, शासन जीत चुका है, वह लोग हार चुके हैं। परंतु लखनऊ खंडपीठ से मामला लंबित पड़ा हुआ है। इलाहाबाद खंडपीठ से असफल अभ्यर्थियों की याचिका खारिज हो चुकी है। हम चाहते हैं कि उसी ऑर्डर को लखनऊ खंडपीठ में लगाते हुए यहाँ से भी उनकी याचिका खारिज हो जाए, जो कि शासन और आयोग का काम है। परंतु शासन और आयोग के अधिवक्ता महाधिवक्ता वहां पहुंचते नहीं, जो कि नियुक्त है केस में। हमारी इतनी मांग है कि केवल वो अपने अधिवक्ता महाधिवक्ता को भेज के इलाहाबाद खंडपीठ के ऑर्डर को
लखनऊ खंडपीठ में लगाते हुए, कंप्लायंस को मानते हुए, वहां से भी केस को खारिज कराते हुए हमारी नियुक्ति पर। दिल्ली विधानसभा बजट सत्र की हंगामेदार शुरुआत के बाद सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी गई है। इससे पहले बजट सत्र के पहले दिन जब उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना अभिभाषण के लिए सुबह 11 बजे दिल्ली विधानसभा पहुंचे थे, उनका स्वागत मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और विधानसभा अध्यक्ष रामनिवास गोयल ने किया और वे उन्हें विधानसभा सदन तक लेकर गए थे। वहीं उपराज्यपाल के अभिभाषण के दौरान बीजेपी विधायक अनिल वाजपेयी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे की मांग करते हुए सीट से खड़े हो गए। उनके साथ बीजेपी के विधायक अजय महावर और अन्य विधायक भी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे की मांग करने लगे। उनका कहना था कि जिस सरकार के दो मंत्री सीबीआई और ईडी की गिरफ्त में हो, उस सरकार के मुख्यमंत्री को अपने पद पर रहने का कोई अधिकार नहीं है। और आप सब लोगों ने सुना होगा कि एलजी साहब ने कैसे ये बताया कि आम आदमी पार्टी की सरकार जब से बनी है तब से दिल्ली में दिन दूनी रात चौगुनी प्रगति हो रही है। हर क्षेत्र में हो रही है, शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, सड़कों के क्षेत्र में, बिजली के क्षेत्र में, पानी के क्षेत्र में, टूरिज्म के क्षेत्र में, इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में, हर क्षेत्र के अंदर बहुत जबरदस्त प्रगति हुई है पिछले 5-7 साल के अंदर। और उन्होंने अपने भाषण में ये भी कहा कि कई अड़चनें आई और उन सभी अड़चनों के बावजूद सरकार ने बहुत अच्छा काम किया। तो सरकार को के अंदर किस्म किस्म की इंटरफेरेंस हम लोग देख रहे हैं किस तरह से की जा रही है। सरकार का काम चुनी हुई सरकार को काम ना करने देने के लिए किस तरह से परेशान किया जा रहा है। लेकिन सारी परेशानियों को लांघते हुए जनता को साथ लेके आम आदमी पार्टी की सरकार अच्छा काम कर रही है। ये न केवल दिल्ली के लोग, पूरे देश के लोग मानते हैं। और आप सब लोगों ने सुना, यूपी के रायबरेली में संदिग्ध परिस्थितियों में पेड़ पर फांसी के फंदे से युवक का शव लटकता हुआ मिला है। बता दें कि ये पूरा मामला भदूखर थाना क्षेत्र के शहीद स्मारक के पास का है। कोई विवाद हुआ था कुछ और? घर में कोई बात विवाद नहीं हुआ था। रोज के तरीके अपना वही 7:30 पौने 8 आज फांसी लगाए सुबह? फांसी तो हम नहीं जानते। आपका क्या कहना है इस घटना पे? ये फांसी तो लगाया नहीं हुआ क्योंकि रस्सी बंदर के चढ़ने से टूटी थी। अलीगढ़ से खबर है, बताते चले कि फैमिली कोर्ट जज की तरफ से बार अध्यक्ष के साथ अभद्रता को लेकर वकीलों ने हड़ताल शुरू कर दी है। बता दें कि यह पूरा मामला थाना सिविल लाइन क्षेत्र के जिला कोर्ट का है, जहां पर गुरुवार को बार काउंसिल के अध्यक्ष संतोष कुमार वशिष्ठ के साथ फैमिली कोर्ट द्वितीय के जज के द्वारा अभद्रता करने का मामला सामने आया है, जिसके विरोध में शुक्रवार को सभी वकील इकट्ठा हुए और फैमिली कोर्ट के सामने जाकर नारेबाजी करने लगे और इस दौरान हड़ताल पर चले गए हैं। तो वो अनुराधा पुटिन के साथ 12 नंबर भी उसी कल दिनांक जो बीती है, कल दिनांक को मेरे 2 मुकदमे लगे थे अनुराधा पुंडीर के यहाँ। उसमें पैरवी करने के लिए मेरे जूनियर जमील अहमद गए थे। उस समय पैरवी में कोई बात हुई तो उनकी बात नहीं मानी। उन्होंने मुझसे कहा कि आप चलिए, तो मैं अपने जूनियर के साथ गया। वो 2:15 बजे तक नहीं बैठी। मैंने 10 मिनट इंतजार किया, 2:25 तक नहीं निकल के आई। तो मैंने जोर से कहा, मैडम से कहिए बाहर निकल के आए। मैडम अंदर से निकल के आई और बुरी तरह से गुस्से में उनका मुंह लाल हो रहा था। बोली आप कौन हैं, आप कैसे आए? इसी तरह से टून में बात करती हुई मैंने फलाने मुकदमे में आए, हमने कुछ नहीं करेंगे। कुछ नहीं कहा। भाई बात तो सुन लें, आर्डर आपका सर्वोपर है, हम लोगों की बात सुन लें, आर्डर आपका सर्वोपर है। आप एडवोकेट हैं, बोले मेरी अदालत में आप एडवोकेट नहीं है, आप बाद मित्र हैं, आपका वकालतनामा खारिज। मैंने कहा मैडम
आप अंदर क्या कर रही थी अब तक? मैं जजमेंट लिखा रहे थे, ये क्या हो रहा है? आपकी गैर मौजूदगी में ये गवाही लिखी जा रही है, आध घंटे से गवाही लिखी जा रही है, इसी पे वो तबक गई। उन्होंने कहा, आप बोले गेट आउट, कम से कम 50 बार कहा बाहर जाइए, बाहर जाइए। अरे कोई है? और इसी के साथ इस बुलेटिन में मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहें आर्या न्यूज।